हाँ जी, क्या हालचाल फाउंडेशन वालों। एक और बढ़िया सा वीडियो लाया हूं आपके लिए, बहुत ही शॉर्ट में, पर सारी चीजें एक साथ। फाइनल अकाउंट्स ऑल एडजस्टमेंट्स एट वन प्लेस। अब इसमें आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का जो एक चैप्टर है जिसका वेटेज रहता है 8 to 10 मार्क्स का मिनिमम, उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। मैंने जो एनपीओ का वीडियो डाला था उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। एनपीओ के हमने सारे एडजस्टमेंट्स एट वन प्लेस डाले थे और 30 मिनट्स में क्विकली हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को रिवाइज किया था। उसी वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स एक साथ हमें जल्दी से जल्दी रैप अप करवा दो। हालांकि कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि सर वो इन्वेंट्री वाले चैप्टर को भी करवाओ। देखो बच्चों, मेरे पास जितना टाइम मिल पा रहा है अपने सीए फाइनल और इंटर के शेड्यूल से, उतना मैं समय निकाल के तुम्हारे लिए बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा लेट हूं, तो ये वीडियो तभी रेलेवेंट है अगर तुम्हारे एग्जाम्स बिल्कुल अब सामने आ चुके हैं, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूं। क्या बनाया है? फाइनल अकाउंट्स, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स एट वन प्लेस। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग की और फिर इसी फाइल में आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो अगले आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सारे एडजस्टमेंट्स रिवाइज करवाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, बिना कोई बकवास किए हुए अब अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट्स लास्ट डे के हिसाब से। पहला, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है, और बैलेंस शीट में करंट असेट्स में आता है। अब मुद्दा क्या है? अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो आप सिर्फ बैलेंस शीट में डालोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में मत डालना। रीजन, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो चुकी है, तो उसका इंपैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आपको देने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में पता है उस केस में क्या दिखेगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग का नेट इफेक्ट दिखेगा, मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखेगा। किस केस में? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, जो कि बहुत रेयर चांस है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है तो आपको उसके दोनों इफेक्ट देने हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाओ। जैसे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है, आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे और बैलेंस शीट में लिखोगे। क्लियर हुआ? ठीक है। कोशिश मैंने की है कि सारे वो इलस्ट्रेशंस को रेफर करूं जो तुम्हारे आईसीआई के मॉड्यूल में है। अगली बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको थोड़ा जल्दी चलाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले इसको एक्सपेंस में ऐड करना है। एक्सपेंस मतलब जो तुम ट्रेडिंग और पीएनएल में लिख रहे हो, जिस चीज का भी वो एक्सपेंस है, जिस जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है करके, ठीक है, और उसको अलग से बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी बताना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है मतलब उसकी एंट्री अभी तक पास नहीं हुई, उसका डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट हमें देना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अगर रेंट पेड है, अगर रेंट पेड है ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब इस 50,000 का इफेक्ट आ चुका है, पर आउटस्टैंडिंग 14,000 है आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ऐसे केस में 14,000 को तुम कहां कहां इफेक्ट दोगे? एक तो पीएनएल अकाउंट में जाके 50,000 में ऐड कर दोगे और बैलेंस शीट में तुम आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में तुम करंट लायबिलिटी दिखा दोगे। ठीक है, उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस भी सेम टू सेम, मतलब तुमने नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस आज ही पे कर दिया, ठीक है, तो तुम इसको असेट दिखाओगे बैलेंस शीट में, और तुमने आज ही पे कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस, आज ही पे कर दिया तो तुमने उसको अपने एक्सपेंस में डाल दिया है, उसको हटाना पड़ेगा। तो रेंट पेड है 50,000, प्रीपेड 14, तो इसका मतलब पीएनएल में जाएगा 36,000 और बैलेंस शीट में आपका 14,000 दिखेगा। तो कुल मिला के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग है तो वो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, पर प्रीपेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस से लेस हो जाएगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, जैसे एनपीओ में हम पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन वाला। फिर बात करते हैं अक्रूड इनकम की। अक्रूड इनकम का भी सेम है। अक्रूड इनकम मतलब बेसिकली इनकम मिलने वाला है, इनकम रिसीवेबल है, ठीक है, अक्रूड इनकम मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल, तो ये तुम्हारे इनकम में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है मतलब इसकी डबल एंट्री हो चुकी है, ये ट्रायल बैलेंस में है। अक्रूड है, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तो इसका दोनों इफेक्ट तुम्हें देना पड़ेगा। 45,000 तुम इन 150 में ऐड कर दोगे और बैलेंस शीट में अलग से तुम्हारा
करंट असेट करके दिखेगा, बैलेंस शीट में करंट असेट दिखेगा 45, ठीक है। इस तरीके से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम पहले से ही मिल गई, नेक्स्ट ईयर की थी, तो करंट ईयर की इनकम से लेस करना पड़ेगा। करंट ईयर की इनकम, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 175 और एडवांस रिसीव हुआ 70, तो 175 में से 70 हटाओ, पीएनएल में सिर्फ 105 दिखेगा, और पहले से ही रिसीव हो गई तो आप उसको करंट लाइबिलिटी दिखाओगे 70,000, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये तो थोड़े सिंपल सिंपल थे। अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की दो तीन चीजें होती है, तुम्हें बताई गई होंगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, या फिर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन डेबिट दोनों में हो रहा है, मतलब पक्की बात है कि वो पीएनएल में जाएगा, तो ये पोर्शन तो तुम्हारा पीएनएल में जाता है, ठीक है। अगर डेप्रीसिएशन टू असेट है मतलब डायरेक्टली असेट की वैल्यू कम होगी, पर अगर डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन है मतलब प्रोविजन अकाउंट अलग से बनेगा। पर याद रखना, बहुत सारे फाउंडेशन के बच्चों में मैंने ये गड़बड़ देखी है, क्योंकि जब वो इंटर में आते हैं तो ये बोलते हैं कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन तो लायबिलिटी साइड आएगा। ये मत करना, ना करें साहब, ना करें, हाँ ना करें। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज नॉट शोन एज ऑन लायबिलिटी साइड, इट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम असेट। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को असेट में से माइनस करके दिखाओगे, मतलब जब तुम फाइनल अकाउंट्स की बैलेंस शीट बनाओगे तो तुम यहां पर पीपीई या फिर फिक्स्ड असेट का ग्रॉस वैल्यू दिखाओगे और लेस करके दिखाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब ये चीज तुम्हें डेप्रीसिएशन के चैप्टर में समझाई गई होगी, बस मेरा ये मुद्दा था कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को लायबिलिटी साइड में मत डालना, ठीक है। बैड डेट्स की बात करें तो बैड डेट्स जनरली कहां से राइट ऑफ होते हैं? पीएनएल से। एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और बैड डेट्स कहां जाते हैं? पीएनएल में जनरली। तो बैड डेट्स आपके पीएनएल में चले गए और आपके डेटर्स रिड्यूस हो गए बैलेंस शीट में। बट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रोविजन। अगर आपके पास पहले से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रखा है, पहले से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रखा है, प्रोविजन एग्जिस्ट, बैड डेट्स नेवर गो टू पीएनएल डायरेक्टली। आपको क्या करना है? राइट ऑफ द बैड डेट अगेंस्ट प्रोविजन। अब आप बैड डेट को पीएनएल में नहीं ले जाओगे, जहां आप ऐसी एंट्री कर रहे थे कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अब आप एंट्री क्या करोगे? अब एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और दूसरी एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। आई बात समझ में? सिचुएशन में आपके सामने दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। राइट ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट प्रोविजन, एडजस्ट प्रोविजन टू रिक्वायर क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, वो बोलेगा कि प्रोविजन इतना होना चाहिए, जैसे ओपनिंग प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में देगा या आपको टीबी में देगा, बैड डेट्स आपको बता देगा, ठीक है ना, अलग से आपको बता देगा, ठीक है। और डेटर्स आप, अब देखो आप बैड डेट्स को क्या करोगे? ओपनिंग प्रोविजन से आपको हटाना पड़ेगा। डेटर्स आफ्टर राइट ऑफ 14 लाख, आपके डेटर्स बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद 14 लाख हो गए, मतलब ओरिजिनली 15 लाख के थे। रिक्वायर्ड प्रोविजन 5% आपको बनाना है, तो 5% किसका? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई 14 लाख मतलब बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, विच इज 70,000। अब आप इसको कैसे करोगे? आप प्रोविजन अकाउंट देखोगे और प्रोविजन अकाउंट में ओपनिंग 40 प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोजिंग मतलब रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, दैट इज 5%। बेसिकली 14 लाख का 5%, 14 लाख कैसे आया? 1 लाख के डेटर्स माइनस कर, बैड डेट्स माइनस करने से, जिसकी एंट्री प्रोविजन टू बैड डेट। तो यहां पर टू बैड डेट आपने 1 लाख के राइट ऑफ किए, और आपको यहां 70 का तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, विच विल बी, जो पीएनएल से आप प्रोविजन बनाओगे, विच विल बी बेसिकली कितना आएगा? 170, और ये हो जाएगा 130। मतलब इस बार बैड डेट पीएनएल में ना जाके, जैसे पिछली बार पीएनएल में गया था, इस बार बैड डेट पीएनएल में ना जाके प्रोविजन से राइट ऑफ होगा, पर पीएनएल में 130 का प्रोविजन क्रिएट होगा। मतलब पीएनएल में आपके 130 जाएंगे, जिसके लिए आप प्रोविजन बनाओगे। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बस इसमें आपको यह बात याद रखनी है कि आपको प्रोविजन बनाना है फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद। तो डेटर्स में से सबसे पहले आइदर बैड डेट्स माइनस करके, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करके, उसके बाद
आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाओगे, ठीक है। तो आपके डेटर्स है 520, बैड डेट्स का प्रोविजन 120, वो माइनस किया, बचा कितना नेट 4 लाख। 4 लाख का आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है, तो 40,000। अब बैलेंस शीट में इसको दिखाया कैसे जाता है? बैलेंस शीट में डेटर्स, जैसे मैंने आपको बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड नहीं दिखाते, वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लाइबिलिटी साइड नहीं दिखाते। आप डेटर्स दिखाओगे कुछ इस तरीके से, 520 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 120 और माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये दिखाओगे 40। ये माइनस माइनस करना है और उसके बाद जाके आपका ये बचेगा 360। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपको डेटर्स में से ही माइनस करना है, लाइबिलिटी साइड में नहीं लेके जाना है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, अगर आपका कोई लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है ड्यू टू फायर और एक्सीडेंट, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? स्टॉक का लॉस हुआ है तो आप उसको परचेज में से माइनस करोगे, रिड्यूस परचेजेस, परचेज में से माइनस करोगे। मतलब जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, यहां आप परचेजेस दिखा रहे हो ना, इसमें से लॉस हटा दोगे। अब आपके पास दो चीजें, या तो आप लॉस यहां से हटा दो, या तो आप बाय शॉर्टेज यहां दिखा दो, आप शॉर्टेज यहां दिखा दो। दोनों में से कोई भी एक तरीका चलेगा, जो भी आपको आपके टीचर ने सिखाया है, डोंट वरी, ठीक है। तो या तो आप ऐसे बाय शॉर्टेज कर दो जितने का भी लॉस आपका स्टॉक हुआ है, या तो फिर आप यहां से लेस करोगे शॉर्टेज। अब दोनों में से, मैं बोल रहा हूं दोनों में से कोई भी चलेगा जो आपको सिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 6,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, तो आप परचेज में से लेस कर दो या फिर 6,000 क्रेडिट साइड लिख दो। 6,000 में से इंश्योरेंस कंपनी आपको देगा 4,500 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी 1,500 आपको नहीं मिलने वाला। तो 1,500 जो अब आप P&L बनाओगे यहां पर बाय जीपी कैरी फॉरवर्ड करके, तो यहां पर आपको दिखाना है एबनॉर्मल लॉस 1,500। 1,500 का एबनॉर्मल लॉस आपको दिखाना है। आई मेरी बात समझ में क्या? यहां पर आपको मेरी बात समझ में आई? 1,500 का एबनॉर्मल लॉस आपको दिखाना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट बच्चों, आई होप यू गॉट द पॉइंट। टू एबनॉर्मल लॉस 1,500, ठीक है, ओके। तो और ये जो इंश्योरेंस क्लेम है, या तो ये रिसीव हो गया होगा तो बैंक में ऐड हो जाएगा, पर अगर रिसीव नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने वर्ड लिखा है एडमिटेड, मतलब ये आपके बैलेंस शीट में करंट असेट्स में दिखेगा, ये बैलेंस शीट में करंट असेट में दिखेगा। तो कुल मिला के टोटल जो भी लॉस हुआ वो आइदर परचेज से लेस या फिर शॉर्टेज क्रेडिट साइड, और उसमें से जितना रिकवरेबल है वो आपका बैलेंस शीट में करंट असेट, जितना रिकवरेबल नहीं है वो आपका एबनॉर्मल लॉस 1,500 P&L में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। नाउ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स आप पर्सनल यूज से विड्रॉ कर रहे हो, तो एक तो आप परचेज में से माइनस कर दोगे, ठीक है, जैसे अपन ने यहां परचेज में से माइनस किया, और दूसरा आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, मतलब आपकी ड्राइंग में चला जाएगा, आपके कैपिटल को रिड्यूस करेगा। इन द सेम वे गुड्स यूज फॉर बिजनेस और फॉर फ्री सैंपल, अगर आप बिजनेस में ही यूज कर रहे हो या फिर सैंपल बांट रहे हो, तो सैंपल के केस में एडवर्टीजमेंट अकाउंट में चला जाएगा, परचेज से हटके। बेसिकली यहां जैसे आपने गुड्स विड्रॉ किए तो परचेज से हटाया, यहां पे भी आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तो परचेज से हटाओगे। यहां आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो ड्राइंग में चला गया, यहां आपने फ्री सैंपल के लिए किया तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में चला गया। अगर आपने विड्रॉ करके असेट, कोई आप असेट बना रहे हो, कोई असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो असेट अकाउंट में चला जाएगा। तो डिपेंड करता है, देखो कुल मिला के इन दोनों बातों में कॉमन क्या है कि आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तो परचेज में से लेस हो जाएगा, विड्रॉ करके पर्सनल यूज कर रहे हो तो ड्राइंग में डेबिट हो जाएगा, मतलब कैपिटल से माइनस। विड्रॉ करके फ्री सैंपल बांट रहे हो तो एडवर्टीजमेंट मतलब P&L में चला जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। विड्रॉ करके असेट में डाल रहे हो, असेट में बना रहे हो, तो उसको असेट अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। ये P&L में, ये बैलेंस शीट में। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, आपने गुड्स कस्टमर को दे दिए, अप्रूव करेगा तो सेल मानी जाएगी, अभी तक अप्रूव नहीं किया है, आपने सेल में शामिल कर दिया, आपकी क्रेडिट सेल में शामिल हो चुका है, तो भाई साहब बैलेंस शीट डेट पर आप उसका सेल हटा दोगे और डेटर से हटा दोगे और इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे। एक तो सेल से हटाओगे, एक क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे और एक डेटर से हटाओगे, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी इंक्लूडेड इन क्रेडिट सेल में डाल दिया था तो सेल से माइनस करो, डेटर से माइनस करो और स्टॉक दिखाओ। कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमीशन ऑन प्रॉफिट, दोनों केसेस, एक कमीशन कभी कभार बोला जाता है कमीशन ऑन प्रॉफिट, इवन अगर वो बोले द कमीशन इज 10% ऑन प्रॉफिट, बस इतना, आगे कुछ नहीं, तो समझ जाना कमीशन इज ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन। पर अगर वो बोलता है 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब दूसरा वाला केस,
तो क्वेश्चन में लिखा है 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, बस, तो पहला वाला केस। क्वेश्चन में लिखा है 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो दूसरा वाला केस। तो होगा क्या, जैसे आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस का, रेट है 10%, दोनों केस में कैसे लगेगा, यहां पर आपका सीधा सीधा 1 लाख का 10%, और यहां पर आपका लगेगा 1 लाख का 10 डिवाइडेड बाय 110, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में 110। फिर उसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा, आपके कमीशन P&L में डेबिट हो जाएगी, और अभी कमीशन जस्ट निकाली है मतलब पे नहीं किए, तो वो आपकी लाइबिलिटी साइड जाएगी। ये पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं, मैंने देखा है, कई फाउंडेशन बच्चों में देखा है, एक इफेक्ट दे देते हैं दूसरा देते ही नहीं। क्यों, मैंने बताया ना कि अगर कमीशन के बारे में बोला गया होगा तो ट्रायल बैलेंस के बाहर बोला गया होगा, मतलब जिसका डुअल एंट्री सिस्टम अभी हुआ नहीं है, डबल इफेक्ट हुआ नहीं है, तो कमीशन पेबल का एक इफेक्ट P&L में और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में आपकी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जीएसटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी इनपुट, जीएसटी आउटपुट। देखो इनपुट परचेज पर होता है, आउटपुट सेल पर होता है। इनपुट जब हम परचेज करते हैं गुड्स तो हमने हम जीएसटी पे करके आते हैं, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, दैट इज आउटपुट। तो ये हमने बोल सकते हो ऑलरेडी पेड, और आउटपुट ये है कलेक्टेड, और इन दोनों को नेट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इनपुट एक तरीके से आपकी असेट है जब तक वो एडजस्ट नहीं हुआ आउटपुट से, जब तक एडजस्ट नहीं हुआ। आउटपुट आपने कलेक्ट किया पर ये आपका नहीं है, सरकार का है, तो आपकी लायबिलिटी हुई। तो इनपुट आपका असेट है क्योंकि आप ऑलरेडी पे करके आए हो, आउटपुट आपकी लायबिलिटी है। अब आपको इसको सेट ऑफ करना है। ठीक है, मैं आपको नीचे सिखाऊंगा कि कैसे सेट ऑफ होगा। बैलेंस गोज टू कैश बैंक और जीएसटी पेबल। कैसे, देखिए आपके पास इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये दो रखे, तो ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, मतलब 20,000 ऑलरेडी पेड। रेलेवेंट इलस्ट्रेशन मैंने डाले हुए हैं कहां कहां से मैंने लिया है। अब ये देखो आउटपुट, मतलब इन सबका टोटल आपका अगर आप करोगे तो ये 20,000 ये कलेक्टेड है। तो लॉजिकली इसका शॉर्ट में बोलूं तो 22 कलेक्ट कर लिया है, 20 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो नेट करने के बाद मुझे 2000 को पे करना पड़ेगा। तो 2000 मुझे लाइबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा, बैलेंस जीएसटी पेबल शोन इन लाइबिलिटी साइड इफ अनपेड। जैसे कलेक्ट कर लिया उसमें से पे कर दिया ऑलरेडी 20,000, तो 2000 इज अनपेड। अगर इसका उल्टा होता, मान लो ये 28,000 होता और ये 22 कलेक्टेड है, मतलब मैंने 6,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड दिखता। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिखा है असेट साइड इफ एक्सेस इनपुट। आई बात समझ में। अब ये सेट ऑफ कैसे होता है, इनपुट सीजीएसटी विल बी सेट ऑफ फर्स्ट विथ आउटपुट आईजीएसटी एंड आफ्टर दैट इनपुट एसजीएसटी विल बी सेट ऑफ। मतलब ये सेट ऑफ कैसे होता है, तो सेट ऑफ करने के रूल्स सिंपल से क्या है कि आपका जो ये इनपुट सीजीएसटी है ना, ये पूरा इसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आया मेरी बात समझ में, ये पूरा इसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। 10 में से आपका सॉरी मतलब इसको कैसे सेट ऑफ करेंगे, बेसिकली आपके पास देखो आईजीएसटी है। सबसे पहले आप 10 में से ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट, तो ये आपके 10 में से ये 8 चला गया, तो कितना बचा, स्टिल 2000 का इनपुट सीजीएसटी बचा। तो ये इनपुट सीजीएसटी आप कहां से राइट ऑफ करोगे, आप आउटपुट आईजीएसटी से राइट ऑफ करोगे, मतलब एसजीएसटी से पहले सीजीएसटी राइट ऑफ करोगे, ऐसा बोला है मैंने। तो अगर आईजीएसटी आपके पास आउटपुट बचा है उसमें से पहले सीजीएसटी सेट ऑफ होगा और बाद में इनपुट बाद में एसजीएसटी होगा। फिर आते हैं बैंक ओडी। बैंक ओडी वाला एक छोटा सा पॉइंट था इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आई से मॉड्यूल के, जहां लिखा था बैंक ओडी सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, और बैंक अलाउ कर रहा है 80% ऑफ द रियलाइजेबल स्टॉक वैल्यू, मतलब स्टॉक की वैल्यू का 80% आपका बैंक ओडी होना चाहिए। तो आपका स्टॉक मान लीजिए 125 है, तो उसका 80% आपका बैंक ओडी 1 लाख होगा। अब स्टॉक आपका असेट साइड जाएगा, बैंक ओडी आपका लाइबिलिटी साइड जाएगा, दोनों को आप नेट ऑफ नहीं करना, आप दोनों की नेट ऑफ कभी भी नहीं करोगे। बस इससे बस ये पता चला कि लोन आपका कितने का है। ठीक है, प्रोविजंस वर्सेस रिजर्व्स, कुछ बच्चे उलझते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं और रिजर्व्स क्या होते हैं। तो बच्चों प्रोविजंस मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के पहले पहले आइटम्स होते हैं। जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके ऊपर के जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें आते हैं प्रोविजंस। पर जो रिजर्व्स होते हैं वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद के आइटम्स होते हैं, जैसे डिविडेंड पे करना, जनरल रिजर्व में डालना, ये सब। ठीक है, तो रिजर्व्स क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, याद रखिएगा। ठीक है,
इसको दूसरे भाषा में याद रख सकते हो, प्रोविजंस बेसिकली आउटसाइडर्स को हमें पे करना होता है, और रिजर्व्स मतलब हमारे अपने लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट तो तुम तब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना जब पहले बाहर वालों को पे कर दोगे, सिंपल सी बात है। बताओ, घर पे जब मॉम डैड पैसे कमा के लाते हैं तो पहले तो बाहर के खर्चे निपटाए जाते हैं कि भाई सब्जी का खर्चा कितना, दूध वाले का खर्चा कितना, ये खर्चा कितना, वो खर्चा कितना, फिर जो सेविंग बचती है उसके बाद हमें पॉकेट मनी मिलती है, उसके बाद हम कुछ कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे होता है। पर्सनल इंश्योरेंस, अगर क्वेश्चन में आपको पर्सनल इंश्योरेंस दिया है तो याद रखिएगा, पर्सनल इंश्योरेंस मतलब कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में मत लेके जाना। पर्सनल इंश्योरेंस से मतलब कैपिटल में से माइनस होगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है प्रोप्राइटर की, तो वो कैपिटल से माइनस होगी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। टेंशन मत लो, सिर्फ 14 एडजस्टमेंट्स हैं और बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें इसमें समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या अकाउंट बनाती है? सबसे पहले बनाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है P&L अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकाला जाता है? जस्ट एक फॉर्मूला याद रख लो, शायद काम आ जाए। ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेजेस, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देना। भाई साहब, यहां परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, याद रखना। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा। स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल में फर्क होता है। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल जिससे मैं आगे फिनिश गुड्स बनाऊंगा, स्टॉक इन ट्रेड कच्चा माल नहीं, खरीदा और बेच दूंगा। तो यहां पर सिर्फ रॉ मटेरियल वाला परचेज आएगा माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेजेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, मान लो परचेज रिटर्न नहीं है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इस फॉर्मूले के हिसाब से 8 लाख रुपीस हो गया, जो तुम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे। आई मेरी बात समझ में? कैसे लिखोगे? ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है और तुम लिखोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब इसकी जो वर्किंग नोट है या तो तुम अलग से दिखा दोगे या तो यहीं पर दिखाओगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। आई मेरी बात समझ में? फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल अलग होता है, वर्क इन प्रोग्रेस अलग होता है, फिनिश गुड्स अलग होता है, और तो और स्टॉक इन ट्रेड अलग होता है। जब सीए इंटर में आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि AS2 में इन सबको कैसे कैसे ट्रीट करते हैं। अभी के लिए बस ये याद रखो कि वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी पूरा बना नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है पर फिनिश गुड्स भी नहीं है, अभी काम बाकी है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपके मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड में जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में, मतलब यहां। तो बेसिकली टू WIP ओपनिंग और बाय WIP क्लोजिंग आप यहां लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ता है। फिर डायरेक्ट वेजेस, वेजेस बेटा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, P&L में नहीं जाएगा। सैलरी एंड वेजेस होता तो सैलरी पहले शब्द लिखा हुआ है तो P&L में जाता, पर सिर्फ वेजेस लिखा हुआ है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। बाकी उसके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग के फंडे होते हैं वो तो तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले नॉन मैन्युफैक्चरिंग में बताई दिया कि आउटस्टैंडिंग का क्या फंडा होता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, अब वेजेस के अलावा और कौन से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है जो तुम्हें याद रखने चाहिए? अगर क्वेश्चन में तुम्हें रॉयल्टी देता है, हायर चार्जेस देता है जो प्रोडक्शन में लगने वाले, मैं समझाता हूं। तुम कोई मशीन रेंट पे ले रहे हो, जिसका रेंट पे कर रहे हो, और वो मशीन से तुम गुड्स बनाओगे, तो जो रेंट तुमने पे किया है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, हायरिंग चार्जेस। इसके अलावा फ्रेट इनवर्ड, फ्यूल चार्जेस, फैक्ट्री वाले फ्यूल चार्जेस, नॉर्मल फ्यूल चार्ज। अब हो सकता है तो वो तुम्हें बोले कि 2 टाइप के व्हीकल है, एक व्हीकल जो फैक्ट्री में होते हैं और एक व्हीकल जो नॉर्मल अदर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए होते हैं। तो जो फैक्ट्री वाले व्हीकल का जो फ्यूल चार्ज होगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, याद रखना। उसके बाद फैक्ट्री वर्सेस ऑफिस एक्सपेंसेस, याद रखना, फैक्ट्री वर्सेस ऑफिस एक्सपेंस, फैक्ट्री वाला पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग में और ऑफिस वाला पोर्शन P&L में। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें उन्होंने आपको दिया रेंट 6000, इसमें से बोल रहा है 3/4 फैक्ट्री में जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा 4500, बाकी 1500 चला जाएगा P&L में। सेम अलग अलग तरीके से, तो फैक्ट्री वाला पोर्शन आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। एक होते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अब होते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये भी तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही जाएंगे, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल,
इनडायरेक्ट वेजेस, रिपेयर्स, प्लांट का, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का डेप्रीसिएशन, तो फैक्ट्री में जितनी भी असेट्स काम हो रहे लग रही हैं उनका डेप्रीसिएशन, ये सब तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही जाएंगे, याद रखना। फिर बात करते हैं डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री असेट्स। अभी मैंने बताया बेसिकली ये फैक्ट्री असेट्स पर अगर डेप्रीसिएशन लग रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में तुम्हारी असेट से रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद डेप्रीसिएशन ओमिटेड अर्लियर, एक क्वेश्चन है शिवी वाला, कोई क्वेश्चन है मैंने देखा वहां पे, depreciation was not recorded earlier, manufacturing cost is understated, इट मस्ट नाउ बी एडिट। बोल रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन पिछली बार लगा नहीं पाए तो उतना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा दो। तो भाई कौन सी असेट है तुम्हारी, 10 लाख, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, ये असेट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, तो अगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसका डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो 10 लाख की सबसे पहले असेट बढ़ जाएगी और उसका 10% डेप्रिसिएशन, मतलब 1 लाख का डेप्रिसिएशन तुम चार्ज करोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मान लो तुमने ऑलरेडी कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा था, तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था 2 लाख, उसमें ये 1 लाख ऐड कर दोगे, अब तुम्हारा करेक्ट डेप्रिसिएशन 3 लाख हो गया, जो तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। 1 लाख वाला तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, जो 2 लाख वाला होगा वो डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है कि पीएनएल से रिलेटेड है। और इसके अलावा तुम्हारी बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, याद रखना। वो शिवी वाला क्वेश्चन एक बार देख के जाना। उसके बाद बाय प्रोडक्ट, भाई साहब बहुत जरूरी है, AS2 में, सीए इंटर में जब आओगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि AS2 में इसको कैसे पढ़ाया जाता है, बट अभी के लिए बस याद रखो बाय प्रोडक्ट और सेल ऑफ स्क्रैप दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा। क्या, अगर बोले कि भाई कुछ बाय प्रोडक्ट निकला, बाय प्रोडक्ट निकला मतलब बेसिकली क्या होता है कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा हूं जिससे मैंने एक मेन गुड्स निकाला और एक ऐसा गुड्स निकाला जो जिसकी खास ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो जिसकी ज्यादा खास वैल्यू नहीं है उसको मैं बोल रहा हूं बाय प्रोडक्ट। तो उस बाय प्रोडक्ट को मैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से माइनस कर दूंगा। तो क्या ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली आप इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे। तो बाय प्रोडक्ट की मान लो सेल वैल्यू थी 20, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू पर ध्यान देना, तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहां पर बाय प्रोडक्ट करके लिखना है 20,000। तो तुम बेसिकली उसको क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से माइनस कर देते हो, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, आपके मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस हो जाती है। वैसे ही स्क्रैप का भी सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा। फिर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, ये मैंने अभी तुम्हें बता दिया, नॉर्मल लॉस तुम्हारे वो मैन्युफैक्चरिंग में दिखेगा, एबनॉर्मल लॉस तुम्हारे पेंटल में दिखेगा। जैसे तुम्हारा फायर हुआ, 50,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ 35,000 का, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तुम रिड्यूस कितने से करोगे, 50, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई परचेज से माइनस कर दोगे, तो तुम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे 50, या फिर क्रेडिट साइड में लिखोगे 50। और इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है मतलब मिलने वाला है, तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, और बाकी जो नहीं मिलेगा वो तुम्हारे पीएनएल में चला जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के पास भी अगर स्टॉक का लॉस होता है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको माइनस करनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अब होता क्या है बच्चों, जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हो, ये वाला बना लेते हो, तो इसका जो फाइनल बैलेंसिंग फिगर होता है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन जो फाइनल बैलेंसिंग फिगर होता है ये जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ये देखिए फाइनल बैलेंसिंग फिगर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो COGM मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्या क्या आया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो हमने सबसे पहले देखा था, ये वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, फिर उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आपने प्लस डायरेक्ट वेजेस किए, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए आपने, डायरेक्ट वेजेस सॉरी, फिर आपने डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस प्लस किए, फिर आपने फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस किए, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपने प्लस किए, डेप्रिसिएशन अगर था तो अलग से प्लस कर दिया, ठीक है, बाय प्रोडक्ट आपने माइनस कर दिया, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर दिया, एबनॉर्मल लॉस आपने माइनस कर दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो क्या है, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आप शिफ्ट कर दोगे। आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब इस बार ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस ना आके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आएगा, मतलब आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं बैंक ओडी का। तो बैंक ओडी कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सीधी बात है, आप उसको हमेशा लायबिलिटी में दिखाओगे। बैंक ओडी आप बैंक बैलेंस से नेट ऑफ मत करना, बैंक ओडी हमेशा लायबिलिटी साइड दिखेगा। अगर आपका कोई बैंक बैलेंस है तो उलझना मत, बैंक बैलेंस अलग दिखेगा, कैश बैलेंस अलग दिखेगा, और बैंक ओडी लायबिलिटी साइड में दिखेगा अलग। जीएसटी ऑल्दो मैं आपको समझा चुका हूं, जीएसटी नेवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जीएसटी बेसिकली आपका कोई इनकम भी नहीं है, आपका कोई एक्सपेंस भी नहीं है, जीएसटी सरकार का है। अगर परचेज करते टाइम पे कर चुके हो मतलब सरकार को पे कर चुके हो, सेल करते टाइम रिकवर कर चुके हो मतलब तुम्हें पे करना है सरकार को, ठीक है। तो जब तक तुमने पे कर रहा है
जब तुम पे कराए अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ तो वो तुम्हारी इनपुट जीएसटी असेट है, और तुमने जितना जीएसटी कलेक्ट करके रखा है वो तुम्हारी आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी है। तो जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेज किया तुमने 1 लाख का, उस पर तुमने 18% का जीएसटी भरा, तो 1 लाख के ऊपर 18% का जीएसटी तुम्हारा इनपुट जीएसटी 1 लाख का हो गया। अब मान लो जीएसटी ऑन सेल से तुम्हारा 25, तो 25 में से 18 गया 7000, तुम्हें नेट जीएसटी पेबल दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तुम्हें करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाना पड़ेगा अगर वो स्टिल पे नहीं हुआ है तो। बस यही तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के एडजस्टमेंट्स है। भाइयों बहनों, आपको जान के खुशी होगी कि जस्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया है। मैं तो आपको बताना भूल गया कि आपको ये मिलेगा कहां से। आपको ये मिलेगा कहां से? आपको ये मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये वाले नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और हां, अगर अभी तक एनपीओ नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि एनपीओ का 30 मिनट्स का वीडियो जिसमें सारे एनपीओ के एडजस्टमेंट्स मैंने कवर किए, वो भी मैंने अपने चैनल सीए जय चावला पे डाल दिए हैं। मैं बच्चों इतना बता दूं कि मैं फाउंडेशन का फैकल्टी नहीं हूं, बट बीइंग अकाउंट्स टीचर इंटर लेवल और फाइनल लेवल पर मैं बहुत ज्यादा पैशनेट तरीके से मानता हूं कि यार पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फाउंडेशन में पढ़ाता तो नहीं हूं, पर अभी क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और जब मैं इंटर वाले बच्चों को जब अपनी रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार काश मैं होता तो मैं उनको एडिशनली इस तरीके से उनको एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट समझा के उनका बेस स्ट्रांग करता। तो ये वीडियोस के पीछे का लॉजिक सिंपल है कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का बेस स्ट्रांग हो ताकि इंटर में उसको प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, अभी एग्जाम्स के लिए मैं जितना कर पाया, बट हाँ, आने वाले एग्जाम्स में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें और ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी चीजों पर वीडियोस चाहिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। और हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बिलीव मी। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, पूरी प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए। ऐसे होता है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट ये सिर्फ एक मन का वहम है। मैं सच बताऊं, जो तुम इतने दिन से मेहनत करते आए हो ना, वो उस चीज का फल तुम्हें जरूर देगा ऊपर वाला। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।